सो ये गाइस, आज का हमारा टॉपिक है द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, हाइड्रोजन एटम का लाइन स्पेक्ट्रा। ठीक है, तो यार इस वीडियो को शुरू करने के पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारा चैनल एनसीईआरटी बड़ी में आपको मिलती है एनसीईआरटी की हर थ्योरी का एक्सप्लेनेशन हिंदी में। जैसा कि हमें पता ही है कि एनसीईआरटी सबसे इम्पॉर्टेंट बुक है और अक्रॉस यूट्यूब हमें कोई भी ऐसा चैनल नहीं मिलता जहाँ पे एनसीईआरटी की थ्योरी लाइन बाय लाइन समझाई जाए। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यार इस वीडियो को पूरा देखना, यानी तो फ़ायदा नहीं है, कम से कम 2 मिनट तो देखना है स्टार्टिंग का, तब आप लोग को समझ में आने वाला है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू थर्ड पोस्टुलेट ऑफ बोहर्स मॉडल। अरे हाँ, बोहर्स मॉडल से यार याद आया कि हम लोग ये सब टॉपिक को पहले ख़त्म कर चुके हैं। इन सब का लिंक मैं आई बटन में दे रहा हूँ, ऊपर क्लिक करोगे तुम लोगों को मिल जाएगा लिंक, जाके देख लेना। हमने 5 से 15 मिनट की वीडियोज़ में सब खत्म किया है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। According to third postulate of Bohr's model, when an atom makes a transition from a higher energy state with a quantum number Ni to the lower energy state Nf, the difference of energy is carried away by photon of frequency such that। ठीक है यार, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है। ठीक है, चलो यार, बोहर के थर्ड पॉस्टुलेट में हमें ये बताया गया था कि अगर कोई भी, जैसे कि यहाँ पे, ठीक, थोड़ा सा छोटा सा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर देता हूँ तुम लोगों के लिए। कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन है यार, उसको एनर्जी मिली, ठीक है, मान लो उसको कुछ एनर्जी मिल जाती है बाहर से, तो वो यार एक्साइटेड होकर दूसरे एनर्जी लेवल पे जंप करता है। ठीक है, पर कुछ देर वहाँ रुकने के बाद ये नीचे आता है और इस समय वो फोटोन ऑफ लाइट को एमिट करता है। ठीक है, ये तो हमें पता है। और ये जो फोटोन ऑफ लाइट जो हमें मिल रही थी, फोटोन ऑफ लाइट, ये जो हमें फोटोन मिल रहा है, ये दरअसल इन दोनों एनर्जी लेवल्स के एनर्जी गैप के इक्वल होता है, कि इक्वल एनर्जी को अपने पास रखता है। ठीक है, चलो फिर यार इतना तो हमने समझ लिया है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो यही देखो यहाँ पे लिखा हुआ था। ठीक है, आगे बढ़े। अब कह रहे बाई फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी सच दैट, अब उसकी फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम लोग यार ये देखो, अब इस फार्मूले का यूज़ करते हैं। यार यहाँ पे हम लोग सीधा सीधा यही कर रहे हैं कि अब जो हमारे पास जो फोटोन ऑफ का जो एनर्जी होगी वो उन दोनों एनर्जी लेवल्स की एनर्जी गैप के इक्वल होगी। ठीक है, डिफरेंस के इक्वल, सॉरी, या एनर्जी गैप बोल सकते हो। ठीक है, अब जो एनर्जी होती है ना यार, उसको हम लिखते हैं एच न्यू। ठीक, एनर्जी को हम एच न्यू लिखते हैं। तो अब हम यहाँ पे इस जगह पे इसको बढ़ा देता हूँ। अब यहाँ पे यही हमने क्या किया है, इसको जो एनर्जी को हमने लिख दिया है एच न्यू। ओके, और वो है ई एन और ई एफ के डिफरेंस के इक्वल। ठीक है, अब ई एन और ई एफ की जो हम लोग वैल्यू है, जो कि हम लोग पहले निकाल चुके हैं, उससे हमें ये पता चलता है, रुको एक सेकेंड, थोड़ा तुम लोग को दिक्कत होगी नोट बनाने में। इससे हमें पता चलता है कि कोई भी 2 एनर्जी लेवल्स हैं, उनका हमने ये डिफरेंस लिया है। ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हमने इसको एच को यहाँ लेके आते हैं और यहाँ पे माइनस होगा, हमें न्यू मिल जाता है, एनर्जी, ये क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी मिल जाती है। इसका सबका डेरिवेशन यार मैंने बहुत ही सरल तरीके से करा रखा है, जाके वीडियो को जरूर देखना, आई बटन पर लिख दे रहा हूँ मैं उसको। ठीक है, इक्वेशन इज द, आप देखो ये जो चीज़ थी हमने पढ़ चुके हैं, ये भी हमने पढ़ा हुआ कि ये क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट। ओके, तो ये रिडबर्ग कांस्टेंट हो गया यार। ठीक है, या रिडबर्ग फार्मूला, सॉरी, फॉर द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम इन दिस रिलेशन इफ वी टेक एन एफ इक्वल्स टू 2 या और एन आई, अगर हम यहाँ पे एन एफ को फिक्स कर लें 2 और एन आई को 2 से ग्रेटर नंबर ले लें, इट रिड्यूसेस। तो यार ये बात देखो, अगर तुम ध्यान से देखोगे यार, अगर यहाँ पे इसी फार्मूले को, ये फार्मूला हम लोगों ने एनर्जी गैप डिफरेंस से निकाला हुआ है। ठीक है, पर अगर हम इसी फार्मूले को थोड़ा सा मैनिपुलेट किया है हमने, कि अगर हमने क्या, थोड़ी देर के लिए गैस करते हैं कि हमने एन एफ को ले लिया 2। अब जैसा मैंने पिछले वीडियोस में बताया हुआ है कि जिन्होंने देखा उनके लिए तो कोई कठिन की बात नहीं है, एन आई हमेशा हम लोग एन एफ से बड़ा लेते हैं। तो ठीक है, हमने ले लिया एन आई को 3, 4, 5 कुछ भी लेते हैं। तो ध्यान से देखो तो यार ये बाल्मर फार्मूला जैसा नहीं दिख रहा तुम लोग को? तो यार सही में ये वो है वही, बाल्मर ने इसका फार्मूला उन्होंने देर के पहले चले गए थे, बाद में हमने इसको आइडेंटिफाई किया है। देन रिडबर्ग कांस्टेंट आर इज आइडेंटिफाइड टू बी। अब देखो बाल्मर ने क्या किया था, ये चीज़ नहीं बताई थी हमको, सीधा इसकी वैल्यू दे दी थी। ये नहीं दी थी, उन्होंने दी थी 1.097 इंटू 10⁻⁷। ठीक है, चलो ठीक, तो अब हमें इससे मिल जाता है, अगर हम दोनों इक्वेशन को इक्वेट करते हैं तो हमें आर की वैल्यू ये मिल जाती है। और जब हम ऐसे सब में वैल्यू डालते हैं तो हमको आर की वैल्यू कुछ ये मिलती है, 1.03
इंटू 10⁻7 पर मीटर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दिस वैल्यू इज़ वेरी क्लोज। अच्छा देखो, जब साइंटिस्ट ने ये किया तो चौंक जाते एकदम, अरे ये क्या हुआ यार, ये वैल्यू तो बहुत ज़्यादा ही पास थे रेडबर्ग कांस्टेंट के। जो हमें बाल्मर दे गए थे उसके वैल्यू से ये वैल्यू बहुत ही सिमिलर। देखो, केवल कुछ पॉइंट का ही अंतर है। दिस एग्रीमेंट बिटवीन द थ्योरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ रेडबर्ग कांस्टेंट प्रोवाइड अ डायरेक्ट स्ट्राइकिंग कन्फर्मेशन ऑफ बोहर्स मॉडल। और जब हमने इसको ये निकाल लिया तो यार देखो, जैसे मैंने पहले वीडियोस में बताया है कि जो हमने जो बोहर मॉडल था उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है स्टार्टिंग में। पर जब इस तरह की कई सारी हम लोग को ये स्ट्राइकिंग कन्फर्मेशन मिलती है बोहर मॉडल की, कई बार हमने एक्सपेरिमेंट किया, उससे हमारे बोहर मॉडल की वैल्यू एकदम एग्जैक्ट आ रही है, तो आखिरी में क्या किया जाता है कि बोहर मॉडल को एक्सेप्ट किया जाता है और आज हम वही पढ़ रहे हैं। ठीक है, सिंस एन एफ एंड एन आई आर इंटीजर्स, जैसा कि एन एफ एन आई इंटीजर है, दिस इमीडिएटली शोज दैट इन ट्रांजिशन बिटवीन डिफरेंट एटॉमिक लेवल्स लाइट इज रेडिएटेड इन वेरियस डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी। तो यार इससे हमें ये पता चलता है कि अगर दोनों ही इंटीजर हैं तो इन दोनों के जो एनर्जी डिफरेंस होगा वो भी एक इंटीग्रल वैल्यू होगी। ठीक है, और उससे जो लाइट रेडिएट होगी उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो भी डिफरेंट होंगी, डिफरेंट ऑर्बिटल के लिए डिफरेंट। फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए द बाल्मर करस्पॉन्डेंट टू NF2 एटसेट्रा, द रिजल्ट ऑफ बोहर्स मॉडल सजेस्टेड दैट द प्रेजेंस ऑफ अदर स्पेक्ट्रा। देखो, बाल्मर ने तो विजिबल रीजन में इनकी स्पेक्ट्रम की लाइन खोज ली थी, क्योंकि विजिबल रीजन को स्टडी करना ज़्यादा आसान है। पर और साइंटिस्ट के मन में यह आया कि यहाँ पे जो NF की वैल्यू थी वो अगर डिफरेंट हो सकती है NF की वैल्यू, तो NI की वैल्यू उसी हिसाब से डिफरेंट होगी और इस हिसाब से हमें कुछ डिफरेंट फ्रिक्वेंसी भी मिलेंगी। ठीक है, अब अगर वो फ्रिक्वेंसी जो होंगी वो बाल्मर सीरीज से तो बिलोंग कर नहीं रही हैं, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये होता है कि हमारे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में और भी सीरीज हैं। देखो जैसा फिर उन्होंने इसी को और साइंटिस्ट ने यूज़ किया है। लाइमन ने एन की वैल्यू 1 रख के उन्होंने लाइमन सीरीज को आइडेंटिफाई किया। इन्हें UV यानी अल्ट्रा वायलेट रीजन में मिलता है। ठीक है, फिर सच सीरीज वॉज आइडेंटिफाइड इन कोर्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपिक इन्वेस्टिगेशन, जैसे कि लाइमन ने किया, फिर बाल्मर ने किया, पार्शियन ब्रैकेट फीफंड और फिर कई साइंटिस्ट ने उन्होंने करा और उसी हिसाब से हमने उनको जितनी सीरीज थी हाइड्रोजन की उनके साइंटिस्ट के रिस्पेक्ट में हमने उन्हीं के नाम पे रख दी। ठीक है, द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करस्पॉन्डेंट टू दी सीरीज आर शोन इन फिगर 12.19। तो यार अब इस फिगर को अच्छे से हम लोग देख लेते हैं। देखो, इस फिगर में हम लोग को ये बताया गया कि डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट एनर्जी लेवल से कहाँ ट्रैवल कर सकता है। ठीक है, अब देखो कोई भी यहाँ पे सबसे हाईएस्ट हम लोगों ने देखा कि इन्होंने n=5 को लिया है। अब n=5 से इन्होंने दिखाया है कि जैसे अब देखो यहाँ पे इन्होंने दिखाया कि n=1 पे, तो अब देखो हर एनर्जी लेवल से n=1 ही एक ऐसा एनर्जी लेवल है जिससे हर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन आके गिर सकता है यहाँ पे। तो इन्होंने यहाँ से जब कोई भी एनर्जी लेवल से यहाँ पे गिरेगा तो कोई ना कोई फोटोन एमिट करेगा यार, जो कि सिंपल सी समझने वाली बात है। तो उन्होंने कहा है कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन करेगा, यानी कि अगर कोई भी हायर एनर्जी लेवल से n=1 पे ट्रांजिशन करेगा तो हम उसको कहेंगे लाइमन सीरीज। ठीक है, क्या कहेंगे? लाइमन सीरीज। इसी तरह इन्होंने बताया कि हो सकता है कि एटम का मन यहाँ ना, इलेक्ट्रॉन का मन ना यहाँ गिरने का हो यार, उसका मन हो कि यहीं पे रुकने का। यानी कि अगर कोई भी ऊपर एनर्जी लेवल से n=2 पे जब जंप करेगा तो हम उसे यार बाल्मर सीरीज में रख देंगे, उससे भी क्योंकि एक फोटोन ऑफ लाइट निकलेगी और उसकी वेवलेंथ हम लोग बाल्मर सीरीज में स्टडी करेंगे। ओके, देखो कठिन नहीं यार, एटम सबसे सरल चैप्टर है, मॉडर्न फिजिक्स सबसे सरल है यार, कई कंपटीशन में पूछी जाती है। उसके बाद अगर n=3 पे गिरता है तो उसको हम पार्शियन कहेंगे, उसकी 4 में गिरेगा तो ब्रैकेट कहेंगे। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने विजुलाइज किया। ठीक है यार, द वेरियस साइन इन द एटॉमिक स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू अ लोअर एनर्जी स्टेट एंड फोटोन आर एमिटेड। तो जैसा कि हम यार देखो, जैसे कि हम लोगों ने ये देखा है, जैसे कि अगर हमारे पास स्पेक्ट्रम है तो उसमें हमने वेरियस लाइंस देखी हैं, इस तरीके की लाइन हम लोगों ने एटॉमिक स्पेक्ट्रम प्रेजेंट होती हैं। तो अब यहाँ पे हमें सवाल का जवाब यहाँ पे मिलने जा रहा है कि एनर्जी लाइन जो होती हैं आती कैसे हैं।
तो ये एनर्जी जो लाइन जो तुम देख पा रहे हो ये कुछ नहीं है, ये जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे जंप करता है किसी एनर्जी लेवल से तो जो फोटोन एमिट करता है उसी से आ रही हैं। ओके, तो चलो फिर आगे बढ़ जाते हैं यार। अगर समझ में आ रहा तो यार लाइक करते चलना वीडियो को। द वेरियस लाइन, ठीक है यार। बट व्हेन द एटम एब्जॉर्ब फोटोन हैज़ प्रिसाइसली द सेम एनर्जी नीडेड टू बाय द इलेक्ट्रॉन इन अ लोअर एनर्जी स्टेट टू मेक अ ट्रांजिशन। अब यार देखो, साइंटिस्ट के मन में एक और सवाल आता है कि यार अगर हम यहाँ पे एक गैस को, एक हम लोगों ने क्या किया, एक गैस ट्यूब रख दी, ठीक, चलो यार रख दी, हमारे कहने पे तुम लोग भी रख दो, और हमने इसमें कोई भी इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करा, यानी कि हमने इसको एक्साइटेड नहीं किया, ठीक है। उसके बाद जब भी अगर हम यहाँ से वाइट लाइट पास कराते हैं और स्पेक्ट्रम में देखते हैं तो यार चलो ठीक है, हमें पूरा जो स्पेक्ट्रम है वो तो कलरफुल मिल जाता है, स्टडी कर ही चुके हैं हम लोग, पर वहाँ पे भी कुछ ब्लैक लाइंस मिलती हैं हमें। ऐसा क्यों मिलता है? तो इसका भी उन्होंने जो जवाब है वो इसी पैरा में दे दिया है, इसी में दे दिया है कि ऐसा इसलिए होता है कि अगर कोई भी एटम है, जब उसे एनर्जी, लाइट भी एक तरह की यार, फोटोन भी एक एनर्जी है, जब उसे निकलती है तो एटम क्या करता है, उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करके यूज़ क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को हायर लेवल में पहुंचाने के लिए यूज़ करता है। तो उतनी एनर्जी, ये जितनी एनर्जी से हम लोग की फोटोन निकलता है उतनी एनर्जी के फोटोन ये एब्जॉर्ब करता है। इस तरह से हमें वही लाइन एब्सेंट मिलती हैं जो पिछली बार प्रेजेंट होती हैं, ठीक है यार। इस बात को फिर से सुन लो, इम्पॉर्टेंट है यार, इसलिए बता रहा हूँ कि जितनी, जैसे इसका एनर्जी गैप डिफरेंस है या एनर्जी गैप है E1, ठीक है। अगर हमें इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ पे पहुँचाना है, ऊपर पहुँचाना, एक्साइटेड करना है, तो हमको इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, फोटोन ऑफ लाइट की इतनी एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। अब इसलिए क्योंकि इसने इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, इसलिए हमें जो हाइड्रोजन, कलरफुल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मिल रहा है ना, उसमें कुछ डार्क लाइन मिल रही हैं। ये वही लाइन है जो पिछली बार, जो हमें, अगर एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम की बात करें तो एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम में यार ये ब्राइट थी, यही ब्राइट थी, यही डार्क है। यानी कि ये हमें दिखाता है कि सिमिलर एनर्जी गैप रहता है इलेक्ट्रॉन एटम के बीच में, ठीक है। जब अगर कोई भी एटम है वो, अगर कोई भी वो फोटोन की एनर्जी लेगा तो उसे एब्जॉर्प्शन कहेंगे, एब्जॉर्ब करेगा, और अगर एमिट करेगा तो उसे एमिशन कहेंगे, ठीक है। Thus, if a proton with a continuous range of frequency pass through a rarefied gas and is then analyzed by a spectrometer, a series of dark spectral absorption lines appear in a continuous spectrum. The dark line indicate the frequency that have been absorbed by the atom of gas. यार समझा चुका हूँ पूरा, फिर से समझा देता हूँ छोटा सा, जल्दी से क्विक रिव्यू देता हूँ यार, बहुत जल्दी से। यार जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी, देखो यहाँ पे गैस ट्यूब थी, इससे हमने लाइट को पास करा रहे थे, तो हमें क्या मिला कि इसी पूरी तो स्पेक्ट्रम तो ब्राइट मिला, पर यहाँ पे कुछ डार्क लाइन मिली। ये वही वेवलेंथ यहाँ पे एब्सेंट है जिन वेवलेंथ को उस एटम ने एब्जॉर्ब कर लिया था, इस एटम ने यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लिया था अपने एटम को हायर स्टेट में एक्साइटेड करने के लिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो आज का ये वीडियो जल्दी से जल्दी ख़त्म करते हैं। The explanation of hydrogen atom spectrum was provided by Bohr's model was brilliant achievement with a greatly stimulated progress toward the modern quantum theory। यानी कि जो हमारे ये साइंटिस्ट बोहर थे, उन्होंने दरअसल बोहर क्वांटम थ्योरी को बढ़ाने के काफ़ी सहयोग दिया है, और उनकी जो अचीवमेंट है वो क्वांटम थ्योरी से काफ़ी उन्होंने डेवलप करने का भी यूज़ किया है। इसलिए 1922 में बोहर को नोबेल प्राइज़ मिलता है फिजिक्स में, काफ़ी देर बाद मिला, पर उन्हें नोबेल प्राइज़ मिलता है, ठीक है। तो ही वॉज सच अ ग्रेट साइंटिस्ट, वो काफ़ी बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने हमें एटम का बेसिक व्यू दे के चले गए। तो ठीक है यार, आज का वीडियो यहीं से ख़त्म करते हैं यार। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, क्योंकि ऐसे कंटेंट हम लाते रहेंगे, और केवल फिजिक्स में नहीं, केमिस्ट्री और मैथ के लिए हमारी टीम वर्क कर रही है। ओके, थैंक फॉर वॉचिंग वीडियो।